स्टार्ट करते हैं स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइंस में जो आज हमारा टॉपिक है उसका नाम है स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन समझने के लिए और मोर ओवर स्ट्रेट लाइन के बेसिक कॉन्सेप्ट समझने के लिए कुछ पॉइंटर्स जो आपको पता होने चाहिए क्लास 10th के एक बार मैं रिकैप ले लेता हूं, क्योंकि 10th में जब आपने पढ़ा था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री तो उसमें कुछ डेफिनेशन, कुछ फॉर्मूलाज आपके सिलेबस से बाहर के थे, वो अब काम आएंगे आपको सब। तो लेट्स स्टार्ट, रिकैप करते हैं। सबसे पहली जो क्लास 10th के फॉर्मूलाज हैं पहले वो लिखूंगा मैं। क्लास 10th में कौन कौन से फॉर्मूलाज आपने पढ़े थे? एक पढ़ा था आपने डिस्टेंस फॉर्मूला। टाइम दूंगा बेटा लिखने का, समझने पे ध्यान दो। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता था? आपके पास एक पॉइंट है x1 y1, एक दूसरा पॉइंट है x2 y2, दोनों को ज्वाइन करने वाला स्ट्रेट लाइन। ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस की वैल्यू होती थी अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। ये आप सबने पढ़ा हुआ है। अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। कैसे बनता था ये 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम। एक पॉइंट है x1 y1, कोई एक दूसरा पॉइंट x2 y2। x1 y1 का मतलब यहां से अगर आप परपेंडिकुलर डालेंगे, सो दिस बिकम्स x1, दिस इज y1। इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डालेंगे, दिस बिकम्स x2 एंड दिस इज y2, राइट। सो अगर मैं ये डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो पहले ये डिस्टेंस कितना हुआ? x2 माइनस x1। ये वर्टिकल डिस्टेंस कितना हुआ? y2 माइनस y1। लगाएं पाइथागोरस थ्योरम, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम। आपके पास ये जो d डिस्टेंस होगा वो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। क्लियर? याद आ गया? ये पढ़ा था आपने क्लास 10th में। दूसरी जो चीज पढ़ी थी क्लास 10th में वो था सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला क्या होता था? इसमें दो लॉजिक होते थे, एक होता था इंटरनल डिवीजन और एक होता था एक्सटर्नल डिवीजन। पहले इंटरनल डिवीजन की बात करते हैं। अगर ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, दोनों को ज्वाइन किया, बीच में पी पॉइंट है, रेशो m/n का है, मतलब AP अपॉन PB m/n है। AP अपॉन PB m/n है। A के कोऑर्डिनेट्स लेट्स सपोज x1 y1 है, B के कोऑर्डिनेट x2 y2 हैं, जो P पॉइंट है इसके कोऑर्डिनेट मान लिए x, y और आपको x, y निकालना है। सो x की जो वैल्यू हो जाती थी वो होती थी mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। ध्यान है ये बात? mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n। याद है ये बात? इसी तरह से y कोऑर्डिनेट का क्या वैल्यू होती थी? mx2 माइनस nx1, सॉरी y वाला है, ny2 प्लस ny1, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये हो जाता था x एंड y कोऑर्डिनेट्स। याद है ये बात? इसमें दूसरा होता था एक्सटर्नल डिवीजन। एक्सटर्नल डिवीजन में क्या होता है? एक्सटर्नल डिवीजन का मतलब क्या है? ये A पॉइंट, ये B पॉइंट, P पॉइंट बाहर है, P पॉइंट बाहर है। सो AP अपॉन PB, ये m/n है। अगेन अब ये m हो गया और ये n हो गया। पहले क्या था? AP अपॉन PB, ये m ये n। अब ये पूरा बड़ा वाला m है, छोटा वाला n है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल डिवीजन। इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट का हो जाएगा mx2 माइनस nx1 अपॉन m माइनस n। y कोऑर्डिनेट का my2 माइनस ny1 अपॉन m माइनस n। तो प्लस की जगह माइनस आ जाता है सिर्फ। इसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटर्नल डिवीजन। इसके अलावा
आपने एक और फॉर्मूला पढ़ा था एरिया ऑफ ट्राइंगल का, ए बी सी 3 पॉइंट्स हैं, ए के कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1, बी के हैं x2 y2, सी के x3 y3। जो एरिया होता है उसका फॉर्मूला होता है हाफ x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, इसका मॉड, क्योंकि एरिया हमेशा क्या रहेगा, पॉजिटिव। याद करने का तरीका बड़ा आसान है, देखो पहले x1 आया, साइक्लिक ऑर्डर में चलो 1 2 3, फिर 2 3 1, फिर 3 1 2, साइक्लिक ऑर्डर में। सो x1 y2 माइनस y3, फिर x2 y3 माइनस y1, फिर x3 y1 माइनस y2। ठीक है, इसका रिजल्ट आप किस में करोगे, मॉड में, और आपके पास एरिया आ जाएगा। ये आपके 10th के कोर्स से शायद डिलीट हो गया था, बट अभी ये काम आएगा। ठीक है, तो ये 3 कंसेप्ट है जो क्लास 11th क्लास 10th के यूज हो रहे थे। अब हम क्लास 11th पे चलेंगे, पहले इनको फटाफट सारे फॉर्मूलाज लिख लीजिए, फिर क्लास 11th के सेक्शंस पे आते हैं। नेक्स्ट, एक छोटा सा पॉइंट पीछे रह गया, एक बात जो आपको याद होनी चाहिए, जो अभी भी हम यूज करेंगे। अगर आपको सेक्शन फॉर्मूले में इफ वी हैव टू फाइंड द रेशो इन एनी क्वेश्चन, किसी क्वेश्चन में अगर रेशो निकालना हो, देन टेक इट एज k:1। याद है ना, अगर आपको किसी न्यूमेरिकल में, किसी क्वेश्चन में आपको रेशो निकालनी हो, तो आप उस रेशो को क्या एज्यूम करके सॉल्व करते हो, क्वेश्चन k:1। ठीक है ना, ये ध्यान होगा आप सबको। आ जाते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट पे। अब हम क्लास 11th का शुरू करेंगे। प्लीज सामने देखो, स्लोप ऑफ लाइन लिखने का टाइम मिलेगा, पहले ध्यान दीजिए। इसको हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, स्लोप ऑफ लाइन। स्लोप ऑफ लाइन का मतलब क्या होता है, स्लोप ऑफ लाइन का मतलब होता है कि कोई लाइन कितनी ज्यादा इंक्लाइंड है विद द पॉजिटिव एक्स एक्सेस। इट इज द इंक्लिनेशन ऑफ लाइन with the positive direction of x axis। तो x axis के साथ कोई लाइन कितना ज्यादा एंगल बना रही है, उतना ज्यादा हम क्या बोलेंगे, उस लाइन का क्या है, स्लोप। तो स्लोप होता है इंक्लिनेशन ऑफ लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ x axis। प्लीज ध्यान से समझिए, लिखने का टाइम मिलेगा, समझने पे ध्यान दीजिए। ये आपके पास y एक्सिस x एक्सिस है, आपके पास लाइन है ये, और ये लाइन x एक्सिस के साथ थीटा एंगल बना रही है। सो इफ अ लाइन मेक्स एन एंगल थीटा with positive x axis, then its slope is given by m is equal to tan theta। तो स्लोप का फॉर्मूला क्या हो जाता है, tan थीटा। थीटा क्या है, लाइन जितना पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल बना रही है। मतलब कहने का सिंपल सा मतलब ये है, सपोज ये आपके पास एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है और आपके पास लाइन ये वाली है। लेट्स सपोज ये 60 डिग्री बन रहा है, तो इसका स्लोप कितना हो जाएगा, इसका स्लोप हो जाएगा tan 60। tan 60 कितना होता है, √3। अगर कोई लाइन लेट्स सपोज ऐसे है, इस तरह से, अब एंगल कितना होगा, एंगल होगा ये होगा एंगल, लेट्स से 150 डिग्री एंगल है, ये 30 डिग्री एंगल है। तो एक्स पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया, 150। तो इसका स्लोप इस लाइन का कितना हो गया, स्लोप होगा tan 150। tan 150 कितना हो गया, tan 180 माइनस 30।
tan 180 माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट माइनस tan थीटा, आंसर आया -1/√3। तो इसका स्लोप क्या लोगे? -1/√3। एक और एग्जाम्पल देखते हैं। सपोज लाइन ऐसे है, ये लाइन है और लेट्स से ये एंगल है 30 डिग्री। अब स्लोप क्या होगा? एंगल कितना होगा एक्स एक्सिस के साथ? 30 या 150? 30। कहीं पे भी बने उससे फर्क है। तो इस डायरेक्शन के साथ कितना एंगल है? 30 डिग्री है ना। मैंने ये नहीं बोला एक्स एक्सिस के साथ, मैंने बोला लाइन मेक्स एन एंगल विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, मतलब राइट साइड के साथ कितना एंगल बनाएगा, वो चाहे कहीं पे भी बने, दैट डज नॉट मैटर। इसका स्लोप कितना होगा? tan 30 यानी 1/√3। क्या ये बात समझ में आती है? बेसिक मतलब समझ में आ गया स्लोप का। अब स्लोप के कौन कौन से टाइप होंगे? इसका पहला केस, इफ अ लाइन इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है, जैसे ये एक्स वाई सिस्टम है और आपके पास लाइन ऐसे है, पैरेलल है, तो ये एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 डिग्री। एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बन रहा है? 0 डिग्री। तो स्लोप इसका कितना हो जाएगा? स्लोप हो जाएगा tan 0। tan 0 क्या होता है? 0। सो अगर कोई लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस है, देन इट्स स्लोप इज 0। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा केस, टाइम मिलेगा बेटा, प्लीज समझने पे ध्यान दो, फाउंडेशन वीक नहीं रहनी चाहिए, कंसेप्ट सारे ध्यान से देखो। अगर कोई लाइन इज पैरेलल टू y axis, if a line is parallel to y axis, then its slope is infinity, yani not defined, that is inverse of its slope is 0। मतलब आपके पास ये xy प्लेन है, एक लाइन है जो कि पैरेलल टू एक्स वाई एक्सिस है। पैरेलल टू वाई एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस के क्या हो गई? परपेंडिकुलर। एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री। तो स्लोप कितना हो गया? tan 90। tan 90 क्या होता है? नॉट डिफाइंड। और नॉट डिफाइंड का उल्टा क्या हो जाता है? 0। सो इसका स्लोप कितना हो गया? इंफिनिटी। स्लोप का उल्टा क्या हो जाएगा? 0। तीसरा पॉइंटर, केस 3, if a line makes acute angle with x axis, positive x axis, then its slope is positive। ऑब्वियस सी बात है, अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के साथ थीटा लेस देन 90 बना रहा है, तो जो tan थीटा होगा वो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव होगा कि नहीं होगा? फर्स्ट क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? पॉजिटिव होता है। तो इसका स्लोप क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। इसी तरह से केस 4, इफ अ लाइन makes obtuse angle with positive x axis, then its slope is negative। obtuse angle बनाएगा तो स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। तो पॉजिटिव स्लोप का मतलब क्या होगा? एक्यूट। नेगेटिव स्लोप का मतलब क्या हो गया? ऑब्ट्यूज, क्योंकि यहां पे ये होगा थीटा, थीटा जो होगा वो ग्रेटर देन 90 होगा और लेस देन 180 होगा। थीटा 180 और 90 के बीच में, 180 और 90 के बीच में मतलब कौन सा क्वाड्रेंट हो गया? सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट का मतलब क्या हुआ? tan थीटा क्या होगा? नेगेटिव। मतलब स्लोप क्या हो जाएगा? नेगेटिव। क्या ये बात समझ में आती है सबको?
लॉजिकल क्या मतलब है ये क्लियर हुआ। तो स्लोप, सबसे पहली बात मैंने क्या बोला कि स्लोप क्या होता है, कोई लाइन कितना इंक्लाइंड है एक्स एक्सिस के साथ, अगर इंक्लिनेशन थीटा एंगल पे है एक्स एक्सिस के साथ तो स्लोप कितना हो जाता है टैन थीटा, टैन ऑफ एंगल निकालो आपके पास स्लोप आ जाता है। अगर कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल है तो स्लोप कितना हो जाएगा 0, वाई के पैरेलल है तो स्लोप क्या हो जाएगा नॉट डिफाइंड, एक्यूट एंगल बना रहा है तो स्लोप क्या हो जाएगा पॉजिटिव, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है तो स्लोप क्या होगा नेगेटिव। क्या ये सारे पॉइंट्स क्लियर होते हैं, अच्छे से समझ में आते हैं? प्लीज इतना लिखिए फिर आगे चलेंगे। ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? ठीक है बेटा, प्लीज लिख लीजिए यहां तक। नेक्स्ट, अगर दो लाइंस पैरेलल हों, नेक्स्ट पॉइंटर है बहुत काम का है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल then their slopes are equal। कोई भी दो लाइंस अगर पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप बराबर होगा, ऑब्वियस बात है कि नहीं? देखो जरा ध्यान से, ये एक्स वाई कोऑर्डिनेट सिस्टम है, मैं दो लाइंस बनाता हूं, एक ये ऑरेंज और एक ये ग्रीन, दोनों अगर पैरेलल हैं, मान लिया फर्स्ट वाली लाइन थीटा 1 एंगल बना रही है, सेकंड थीटा 2 लाइन बना रही है, इफ लाइंस आर पैरेलल देन थीटा 1 जो होगा वो थीटा 2 के इक्वल होगा कि नहीं होगा? कौन से एंगल्स होगा ये? कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स, थीटा 1 थीटा 2 के बराबर है, इसका मतलब tan थीटा 1 किसके बराबर हुआ? tan थीटा 2 के। इसका मतलब स्लोप फर्स्ट का किसके बराबर हो गया? सेकंड के स्लोप के। तो दोनों लाइंस का स्लोप क्या होगा? इक्वल। सो अगर दो लाइंस पैरेलल होंगी तो उनके स्लोप क्या होंगे? बराबर। पहला पॉइंट क्लियर। दूसरा पॉइंट, सेकंड पॉइंट, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट of their slopes is -1। अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स इक्वल हैं, अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर हैं तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा? -1। क्यों? देखते हैं। ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, समझने पे ध्यान दीजिए। एक ये लाइन, एक ग्रीन लाइन, दोनों एक दूसरे से क्या है? परपेंडिकुलर, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। तो ये एंगल मान लिया थीटा 1, ये एंगल मान लिया थीटा 2 और ये हो गया 90। यही गिवन है। तो अब मेरे को बताओ, जो ये लाइन है इसके स्लोप को m1 बोल दिया तो m1 कितना होगा? tan थीटा 1। दूसरे के स्लोप को अगर मैं m2 बोल रहा हूं तो m2 कितना होगा? tan थीटा 2। मानते हो कि नहीं? सेकंड वाले का स्लोप कितना होगा? tan थीटा 2। सो अब बहुत ध्यान से सुनिए, अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी। क्या होती है वो? एक्सटीरियर एंगल किसी भी ट्राइंगल में इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट एंगल्स। सो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 2। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। सो थीटा 1 इज इक्वल टू 90 प्लस थीटा 2, दोनों तरफ tan ले लो। tan थीटा 1 इज tan 90 प्लस थीटा 2। tan 90 प्लस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड क्वाड्रेंट में tan क्या होता है? नेगेटिव। 90 का रेफरेंस है तो फंक्शन चेंज होगा, माइनस कॉट बन जाएगा। ये हो गया tan थीटा 1 इज माइनस कॉट थीटा 2, मतलब tan थीटा 1 इज -1 अपॉन tan थीटा 2। इसका मतलब m1 इज -1 बाय m2। इसका मतलब m1 इंटू m2 किसके बराबर हुआ? -1। तो दोनों के स्लोप्स का प्रोडक्ट क्या हो गया? -1। इससे एक बड़ी काम की पॉइंट आता है, ध्यान से सुनिएगा। इससे एक बहुत काम की चीज आती है। इफ a line
has a slope m, then its perpendicular line will have a slope -1/m। क्योंकि दोनों के स्लोप का प्रोडक्ट कितना होना है, -1, तो एक का जो स्लोप होगा दूसरे का क्या होगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल, बिकॉज m2 इज इक्वल टू -1/m1। हाँ कि ना, मतलब एक लाइन है उसका स्लोप 2 है, तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना होगा, -12। ठीक है, तो जो पैरेलल लाइन का स्लोप कितना होगा, सेम रहेगा, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप कितना हो जाएगा, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। क्या ये समझ में आती है बात? पक्का? दोबारा मैंने बोला, अगर दो लाइंस पैरेलल हैं तो उनके स्लोप्स क्या होंगे, इक्वल। अगर दो लाइंस परपेंडिकुलर है तो उनके स्लोप्स का प्रोडक्ट कितना होगा, -1, मतलब किसी एक लाइन का स्लोप दूसरे का क्या होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल। ठीक है, इसी लॉजिक से एक और चीज निकालते हैं, फिर टाइम दूंगा आपको लिखने का। इसको बोलते हैं एंगल बिटवीन लाइंस। एंगल बिटवीन लाइंस, प्लीज ध्यान दीजिएगा, दो लाइंस के बीच में आपको एंगल निकालना है, बहुत काम का है ये y एक्सिस x एक्सिस बनाई, कोई भी दो लाइंस हैं, एक ये लाइन है और एक ये लाइन है। मान लिया ये बना रही है θ1, तो इसका स्लोप कितना हो गया, tan θ1। दूसरी लाइन बना रही है, मान लिया θ2, तो इसका स्लोप कितना हो गया, tan θ2। प्लीज ध्यान दीजिएगा, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल कितना है, इन दोनों लाइंस के बीच में एंगल ये है थीटा। सो अप्लाइंग एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी, θ1 इज इक्वल टू θ2 प्लस थीटा। एक्सटीरियर एंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इंटीरियर ऑपोजिट। तो अब आप क्या लिख सकते हो, थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2 लिख सकते हो कि नहीं? दोनों तरफ tan ले लो, tan थीटा इज tan ऑफ θ1 माइनस θ2। tan a माइनस बी की क्या प्रॉपर्टी होती है, tan a माइनस tan b अपॉन 1 प्लस tan a tan b। मानते हो कि नहीं? अब वैल्यू डाल दो, तो tan थीटा का फॉर्मूला कितना बना, tan थीटा का फॉर्मूला बना m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ठीक है, समझ में आई यहां तक बात? एक और चीज छोटी सी, ये दो लाइंस के बीच में ये एंगल भी तो हो सकता है तो बीच का ही, आपको कैसे पता? ये दो लाइंस है, ये एंगल है, ये भी तो इन्हीं के बीच का ही एंगल है। बीच का एंगल मतलब इनके दोनों तरफ दोनों लाइंस है, इधर भी दोनों तरफ दोनों लाइंस है, इधर भी दोनों तरफ दोनों लाइंस है। मतलब अगर मैं इसको अल्फा लेता हूं तो मैं बोलूंगा इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस देन अल्फा इज ऑल्सो द एंगल। होगा कि नहीं? मैं अगर इसको एंगल बोल रहा हूं, ये भी तो बोल सकता हूं, इजंट इट? तो अल्फा कितना होगा, अल्फा प्लस थीटा कितना है, अल्फा प्लस थीटा है 180। सो अल्फा कितना हुआ, 180 माइनस थीटा। तो tan अल्फा कितना हुआ, tan 180 माइनस थीटा, मतलब माइनस tan थीटा। tan थीटा की वैल्यू निकाली थी, तो ये आ गया m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। ये हो गया tan अल्फा। ठीक है, मतलब जनरलाइज्ड फॉर्मूला आप क्या बोल सकते हो, जनरलाइज्ड फॉर्मूला बोल सकते हो, इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन लाइंस then it may be written as tan theta
इज इक्वल टू प्लस माइनस m1 माइनस m2 अपॉन 1 प्लस m1 m2। दोनों हो सकते हैं ना, प्लस भी हो सकता है और माइनस भी हो सकता है। प्लस होगा तो ये है, माइनस होगा तो ये है। ऑब्वियस बात है, अगर एक एंगल एक्यूट है तो दूसरा ऑब्वियसली ऑब्ट्यूस होगा कि नहीं होगा। तो एक रिजल्ट अगर पॉजिटिव आएगा तो दूसरा रिजल्ट 100% क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो दोनों होंगे। तो इसको हम कई बार कैसे लिख देते हैं, मतलब अगर हमें कभी एक्यूट एंगल निकालना हो, देयरफॉर टू फाइंड एक्यूट एंगल बिटवीन लाइंस वी यूज tan थीटा इज इक्वल टू मॉड ऑफ m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2। मॉड ले लेते हैं, पॉजिटिव आंसर लेना है। अगर m2 माइनस m1 पॉजिटिव हुआ तो अपने आप वो आंसर हो गया, अगर वो नेगेटिव हुआ तो मॉड कर दो, क्योंकि एक आंसर होगा पॉजिटिव, दूसरा होगा नेगेटिव। मतलब अगर दो लाइंस के बीच में थीटा एंगल है और मैंने बोला tan थीटा की वैल्यू हाफ है, तो हाफ भी होगी और माइनस हाफ भी होगी। दो आंसर होंगे हमेशा। हाफ मतलब 60 डिग्री हुआ, माइनस हाफ मतलब 120 डिग्री हुआ। √3/2 अगर मैं बोल रहा हूं tan थीटा, तो माइनस √3/2 भी होगा। मतलब एक 30 है तो दूसरा 150 हुआ। सम कितना होना चाहिए, 180। समझ में आई बात, क्लियर। तो क्या बोला मैंने, दो लाइंस के बीच में हमेशा दो एंगल्स होते हैं, एक 100% एक्यूट, दूसरा 100% ऑब्ट्यूस, अनटिल अनलेस दोनों 90 हो। अगर दोनों 90 हुए तो दोनों 90 हो गए। अदरवाइज एक एक्यूट होगा तो दूसरा पक्का पक्का क्या होगा, ऑब्ट्यूस। एक कैसे निकलेगा, m2 माइनस m1 अपॉन 1 प्लस m1 m2 करके। एक कैसे निकलेगा, उसका नेगेटिव। तो अगर ये चीज नेगेटिव है तो ये अपने आप पॉजिटिव हो गया, और अगर ये चीज पॉजिटिव है तो ये अपने आप क्या हो गया, नेगेटिव। तो अगर आपको सिर्फ एक्यूट एंगल निकालना हो तो आप मॉड यूज करोगे, अदरवाइज प्लस माइनस होता है। समझ में आ गई बात, पक्का। यहां तक लिखिए प्लीज। जी बेटा, बताऊंगा क्वेश्चन में। क्वेश्चन में आपको समझ में आ जाएगा, डोंट वरी। अगर सिर्फ क्वेश्चन में बोला ना फाइंड द एंगल, तो दोनों निकालने, प्लस माइनस दोनों आंसर होंगे। ठीक है। नेक्स्ट, अगर आपको स्लोप निकालना हो इन टर्म्स ऑफ कोऑर्डिनेट, ध्यान दीजिए, एक्सप्रेशन फॉर स्लोप in terms of coordinates, कोऑर्डिनेट की फॉर्म में आपको एक्सप्रेशन निकालना है। ध्यान दीजिएगा प्लीज। ये XY कोऑर्डिनेट सिस्टम है, कोई एक लाइन है, आपको इस लाइन पे दो कोऑर्डिनेट्स मालूम है, x1 y1 x2 y2। ये लाइन बना रही है लेट्स से थीटा एंगल विद द x एक्सिस। x1 y1 का मतलब हुआ दिस इज x1, दिस इज y1। यहां से परपेंडिकुलर डालूं, दिस इज x2 एंड दिस इज y2, राइट। यही होता है ना। अब अगर मैं इधर एक ट्राइंगल बना लूं, इसको आगे एक्सटेंड करके, ये थीटा है तो ये भी थीटा हुआ। कोरिस्पॉन्डिंग एंगल्स नाम देते हैं, इसको नाम दिया A, इसको नाम दिया B, इसको नाम दिया M। इन ट्राइंगल AMB tan थीटा कितना होगा, tan थीटा होगा BM अपॉन AM। BM कितना आएगा, y2 माइनस y1, और AM कितना है, x2 माइनस x1। तो स्लोप का फॉर्मूला हुआ x2 माइनस x1 अपॉन y2 माइनस y1। सो स्लोप का वैल्यू यानी tan थीटा, इसका फॉर्मूला होता है चेंज इन x कोऑर्डिनेट। उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी, लिख उल्टा दिया। BM अपॉन AM है, आई एम सो सॉरी, BM अपॉन AM है। BM कितना है, y2 माइनस y1, AM कितना है, x2 माइनस x1। सो स्लोप यानी कि tan थीटा कितना हुआ, चेंज इन y कोऑर्डिनेट
डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। क्लियर? तो स्लोप कैसे कैसे निकाल सकते हो? एंगल से निकाल सकते हो। कोऑर्डिनेट्स की फॉर्म में कैसे निकाल सकते हो? चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट। समझ में आ गया अच्छे से? कैसे? क्वेश्चंस की फॉर्म में देखो, आपको बोला फाइंड स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट पासिंग थ्रू दिस एंड दिस। अब जरा ध्यान दीजिए, आपको बोला पासिंग थ्रू 2 - 1 एंड 5 8। सो 2, -1, इसको मैंने ले लिया x1 y1, और दूसरा पॉइंट है 5, 8, इसको ले लिया x2 y2। आप उल्टा भी ले सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर आपको कोऑर्डिनेट्स पता हो तो स्लोप का क्या तरीका बताया मैंने? चेंज इन y कोऑर्डिनेट डिवाइडेड बाय चेंज इन x कोऑर्डिनेट। तो स्लोप आप कैसे निकालोगे? स्लोप निकालोगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। y2 - y1 मतलब 8 -(-1) अपॉन 5 - 2, यह आ गया 9/3, स्लोप आ गया 3। क्लियर? सेकेंड पार्ट, लाइन का स्लोप निकालना है। मेकिंग एन एंगल 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। एक लाइन बना रही है 60 डिग्री विद द पॉजिटिव एक्स एक्सिस। तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ जो होता है वो एंगल क्या हो जाता है? tan थीटा उसका स्लोप हो जाता है। सो tan 60 कितना हुआ? √3। तो इस सेकेंड पार्ट का आंसर कितना हुआ? √3। नो प्रॉब्लम। थर्ड देखो, बताओ क्या होगा थर्ड में? आपको बोला मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद पॉजिटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज सेंस। बनाते हैं इसको, पॉजिटिव वाई एक्सिस इन क्लॉकवाइज। क्लॉक ऐसे घूमती है, ये लाइन है, ये 60 हुआ। क्लॉक ऐसे घूमती है ना, पॉजिटिव वाई से क्लॉकवाइज सेंस में 60 डिग्री बना रहा है। तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल होगा बेटा? 30। ये इसको ऐसे ज्वाइन करो, ये कितना हो गया? 30। तो स्लोप कितना हो जाएगा? tan 30। tan 30 कितना हुआ? 1/√3। ठीक है, चौथे पे आओ। फोर्थ में आपको क्या बोला? फोर्थ में आपको बोला मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री विद द पॉजिटिव वाई एक्सिस इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। ये 60 है वाई एक्सिस के साथ, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना हो जाएगा? 90 जोड़ देंगे, ये कितना हो गया? 150। यस और नो? अब आप वाई एक्सिस से एंटी क्लॉक गए हो, ऐसे आगे गए हो, तो 60 डिग्री इस तरफ गए, तो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल हो गया? 90 ऑलरेडी था, 60 जुड़ गया कि नहीं जुड़ गया? कितना हो गया? 150 डिग्री। भाई ये वाई एक्सिस ऑलरेडी 90 डिग्री पे है, 60 डिग्री इसमें और ऐसे जाएगा तो कितना हो गया? 150। इसमें वाई एक्सिस है 90 पे थी, 60 कम हो गया, कितना बचा? 30 बचा। इसमें ऐसे गए हो, एंटी क्लॉकवाइज गए हो, तो कितना हो जाएगा? एडअप हो जाएगा। तो इसमें स्लोप कितना हो जाएगा? tan 150। tan 150 मतलब tan 180 - 30 माइनस tan 30, ये आ गया -1/√3। क्या ये समझ में आता है सबको? क्लियर? ऑनलाइन सबको क्लियर यहां तक? सारे आप सबको क्लियर है बेटा? चारों दोबारा देखो, चारों में क्या बोला? फर्स्ट वाले में आपको बोला कि एंगल जो है आपको स्लोप निकालना है अगर आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट्स दिए हैं। जब कोऑर्डिनेट्स दिए हैं तो स्लोप कैसे निकलता है? जब कोऑर्डिनेट्स दिए हो तो स्लोप निकलता है y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ठीक है। दूसरा, अगर एंगल विद द एक्स एक्सिस पता हो तो सीधा सीधा tan थीटा। अगर एंगल विद द y एक्सिस पता हो तो पहले एक्स एक्सिस के साथ एंगल निकालना पड़ेगा, फिर स्लोप निकलेगा। ये वाला टाइप क्लियर? अगला टाइप ऑफ क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन 2 पे ध्यान दीजिए। आपको बोला फाइंड द स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू द जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस। ध्यान देना, अप्रोच देखना। सेकंड, स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू जॉइनिंग दीज टू पॉइंट्स। ये ए पॉइंट और ये बी पॉइंट बोल दिया। ए पॉइंट है 2,3, बी पॉइंट है -1,4। तो स्लोप ऑफ ए बी कितना हो जाएगा? y2 - y1 अपॉन x2 - x1। यह आ गया -1/3। ए बी का स्लोप आ गया -1/3। आपको क्या निकालना है? लाइन परपेंडिकुलर टू दिस, इस लाइन का स्लोप निकालना है।
दो चीजें जब परपेंडिकुलर होती हैं, क्या बताया था, परपेंडिकुलर लाइन का स्लोप क्या होता है, उसका नेगेटिव रेसिप्रोकल। तो स्लोप ऑफ लाइन परपेंडिकुलर टू ए बी वो कितना होगा, नेगेटिव रेसिप्रोकल, -1 अपॉन स्लोप ऑफ ए बी। आंसर कितना आ जाएगा, +3। क्या ये क्लियर है, समझ में आया? तीसरा देखिए, थर्ड इंपॉर्टेंट है, थर्ड एग्जाम के लिए। इफ द एंगल बिटवीन टू लाइन्स इज π/4, आपको थीटा दे दिया, और ये कौन सा एंगल है, एक्यूट एंगल, एक्यूट हो गया π/4, एंड स्लोप ऑफ वन लाइन इज 1/2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ओ माय गॉड, दो लाइंस के बीच में एंगल दिया है 45 डिग्री का, एक लाइन का स्लोप कितना दिया है 1/2, दूसरे का स्लोप निकालना है। ध्यान देना, ये एक लाइन है, इसका स्लोप है 1/2, ये दूसरी लाइन है, इसका स्लोप हमें निकालना है, और दोनों के बीच का एंगल दिया हुआ है। ये सुनो, मानते हो? इसका मैंने m' माना, इसका m माना, tan थीटा क्या होगा फॉर्मूला, मॉड ऑफ m' माइनस m अपॉन 1 प्लस mm'। ये सुनो, यही बताया था फॉर्मूला, वैल्यू डालो, मॉड ऑफ tan थीटा कितना है π/4, tan π/4 इक्वल टू मॉड ऑफ m' माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m' इंटू हाफ। मानते हो यहां तक, m' माइनस हाफ अपॉन 1 प्लस m' इंटू हाफ, सो 1 इज इक्वल टू मॉड ऑफ 2m' माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m'। नंबर 1, कोई दिक्कत यहां तक? जब भी मॉड टूटेगा तो दो रिजल्ट्स निकलेंगे, केस 1 इज इक्वल टू 2m' माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m', और केस 2 -1 इज इक्वल टू 2m' माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m'। ये आया 2 प्लस m' इज 2m' माइनस 1, m' इक्वल टू 3। इधर -2 माइनस m' इज 2m' माइनस 1, सो 3m' इक्वल टू -1, m' हुआ -1/3। दो आंसर्स आएंगे। अब दो आंसर्स का फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, लॉजिकली मतलब क्या हुआ, आपके पास एक लाइन है, ये एक लाइन है, इसका स्लोप है 1/2, मुझे इससे 45 डिग्री पे लाइन बनानी है, तो वो मैं इधर बना सकता हूं, वो मैं इधर भी तो बना सकता हूं। तो दो आंसर्स आएंगे, एक आएगा ये और एक आएगा ये। एक का स्लोप कितना आया, पॉजिटिव, दूसरे का स्लोप कितना आया, नेगेटिव। ऑब्वियस सी बात है। और अगर इस क्वेश्चन की लॉजिकली देखूं मैं, पूछा नहीं है, सोचो 45 डिग्री पे, ये इधर 45 हुई, ये इधर 45 हुई, मतलब ये जो दोनों लाइंस होंगी आपस में परपेंडिकुलर होंगी ना, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में। वैसे नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में ये 45 पे गया, ये 45 पे गया, तो ये दो आपस में परपेंडिकुलर होनी चाहिए। चेक करो प्रोडक्ट का स्लोप, स्लोप का प्रोडक्ट -1 आ रहा है कि नहीं आ रहा, आ रही है ना। इसका मतलब एक लाइन ऐसे घूमी होगी और एक लाइन ऐसे घूमी होगी। यही अगर 30 डिग्री होता तब ना होता प्रोडक्ट -1, तो एक इधर 30 होती, एक इधर 30 होती, इनका आपस में एंगल कितना होता, 60, इजंट इट? तब आंसर में प्रोडक्ट -1 नहीं आएगा। इस केस में आ रहा है क्योंकि यहां स्पेसिफिक लिया है मैंने वैल्यू कौन सी, 45, तो 45 लेफ्ट गया, 45 राइट गया, दो अलग आंसर आने चाहिए। इसीलिए मॉड जब भी टूटेगा तो आंसर हमेशा कौन से रहेंगे, दो आंसर्स होंगे, एक प्लस एक माइनस। समझ में आया? आज का छोटा सा काम, जितना मैंने कराया है एक एक चीज अच्छे से करके आइए नेक्स्ट क्लास में। अगली क्लास में और क्वेश्चंस कराऊंगा, फिर होमवर्क दूंगा, उससे पहले नहीं, ठीक है? थैंक यू वेरी मच।